हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज से हम पढ़ने वाले हैं ओओएसडी। तो जैसा कि मैंने पहले कंपाइलर डिज़ाइन पूरी पांचों यूनिट कंप्लीट कराई थी पिछले 3 साल के पेपर के साथ, ऐसे ही मैं ये भी सारी की सारी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा और पिछले 3 साल के पेपर जो हैं वो सब के सब सॉल्व करा दूंगा। और ये भी बता दूंगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा अपना टाइम देना है, क्योंकि ओओएसडी का भी पेपर हमारा अगला ही पेपर है, मतलब 29 का हमारा ओओएसडी का पेपर है। तो इसके लिए काफ़ी हमारे पास कम टाइम है। तो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और ओएसडी काफ़ी लोगों का पेपर है और सब कमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए तो चलो हमारी जो यूनिट 1 है उसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर। ये जो हमारे पिछले 2 साल आए थे, मतलब कि 21-22 में आए थे और 20-21 में आए थे। और बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऊप्स ये 21-22 वाले साल में आए थे। फिर पॉलीमॉर्फिज्म ये हमारा 5 मार्क्स में आया था, और जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे 10 मार्क्स में आए थे। पॉलीमॉर्फिज्म के जो टाइप्स है वो आए थे हमारे 5 मार्क्स में। फिर हमारा यूएमएल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टेक्निक है यही सबसे इसमें मतलब वाइड टेक्निक है, इसे अगर आपने समझ लिया तो आप मतलब आधा ये यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी। आधी हमारी फीचर से हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, आधी हमारी यूएमएल होती है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं मॉडलिंग के वो पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, यूज़ केसेस। एंड ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है पेपर में, अभी तो आया नहीं है, लेकिन प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज काफ़ी इनके अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी करा दिया है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल, जो कि पिछली साल आया था 10 मार्क्स में। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये पूरा ज़्यादातर थ्योरी बेस है, और लास्ट में C++ है जो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो जो थ्योरी होती है ना उसके अंदर आपके पास जितने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं और जितना अच्छे से आप उसे एक्सप्लेन करके आते हो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो मतलब ये है कि आप जितने पेज भरोगे और जितने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि डायग्राम पे फोकस करना है। जैसे ही कोई डायग्राम आता है उसे याद कर लेना है, और वो टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो डायग्राम जरूर बना के आना है। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कर लेना। यूनिट 1 इसका नाम हमारा इंट्रोडक्शन है, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू ऊप्स, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमारा 21 और 22 में और 20 और 21 में आया था विथ एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। ऊप्स हमारी होती क्या है? ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक है। जैसे कि एक हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, ऐसी हमारी एक ऊप्स होती है। ऊप्स जैसे कि हमारी C++ हो गई, जावा हो गई, इन सब के अंदर ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, बेसिक इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर में डेफिनेशन काफ़ी बार आ जाती है। Object-oriented programming as an approach that provide a way of modularizing program by creating partitioned memory area for both data and function that can be used as a template for creating copies for such module on demand। तो देखो बेसिकली इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है कि हमारी जो प्रोग्राम होता है ना उसे मॉड्यूलर वे में अलग अलग करने में हेल्प करती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है उसको पार्टीशन कर देते हैं। मतलब कि हमारा जो जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, उसे वो क्या करेगी, पार्टीशन कर देगी उस मेमोरी, उसके प्रोग्राम में जितनी मेमोरी वो ले रहा है उसे पार्टीशन कर देगी। और हर एक जो पार्टीशन होगा उसके अंदर हमारा एक कोई ब्लॉक आएगा। उसके अंदर मैं आगे बताऊंगा आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ऊप जो होती है हमारी वो ब्रेक करती है प्रोग्राम को। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से देख लेनी है, ये लिख कर जरूर आनी है। और आगे मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का भी जो फंक्शन है वो बताऊंगा, तो आप उससे क्लास और ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर देना इस डेफिनेशन में। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किसके अंदर डिवाइड होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। डेटा इज हिडन एंड कांट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। तो इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की जाती है। जो हमारा डेटा होता है वो हिडन होता है अनटिल और अनलेस कि जब तक हमारी उसके अंदर कोई भी एक्सेप्टेंस ना हो कि हम उसे हाइड कराना चाहते हैं या उस यूज़र को विजिबल कराना चाहते हैं। हमारी मर्जी के हिसाब से डेटा जो हिडन होता है या फिर दिखता है यूज़र को। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। जो हमारे बहुत सारे, जैसे कि इसमें बताया मैंने, ऑब्जेक्ट्स में अंदर प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है। तो जो सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
ठीक है। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड। अगर हमें कोई भी मतलब कि जो अपडेशन होता है या फिर डिलीशन होता है इसके अंदर काफ़ी इजी होता है, तो हम इससे हमारा यूज़र जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, जैसे फीचर्स में आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है। ये ऑब्जेक्ट्स का हमने 2-3 डायग्राम ऑब्जेक्ट्स बना दिए 2-3, और इसके अंदर हमने कम्युनिकेशन ऐसे लिंक दिखा दिया कि फंक्शन के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा ये जो कि 2021 और 22 में आया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे कुछ मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, इन सबको हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे जो फीचर्स होते हैं यही बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आते हैं। और हमारे ये मतलब एडवांटेजेस हैं, जब भी अगर एडवांटेजेस फीचर्स ये सब पूछता है ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही सब लिख कर आने हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग। सो ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। सो पहला है हमारा क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासेस मतलब कि कोर है इसका, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं ना, उनका जो ब्लूप्रिंट होता है वो हमारा क्लास होता है। अब ये एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा। एंड अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर अ डेटा पार्ट एंड सम प्रोग्राम पार्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ क्लास। सो हमारे जैसे आप क्लास को ऐसे समझ सकते हो, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये बुक है। बुक क्या है हमारी, बुक जो हमारा वर्ड है ये हमारा क्लास है। मतलब कि बुक के हमारे अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की बुक्स हो सकती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बुक है। तो इसके अंदर क्या है कि बुक हमारा एक क्लास है। इसके ये जो सारी बुक्स हैं टाइप्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बुक के अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सब बुक के लिए सेम होती हैं। जैसे कि क्या बुक का कोई एक टाइटल होगा, बुक की कोई एक लैंग्वेज होगी जिसमें बुक को लिखा गया होगा, और बुक को जिसने लिखा है ऑथर नेम वो भी हमारा। तो मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बुक की, मतलब होती हैं सब बुकों में, बट क्या होता है इनकी बस वैल्यूज चेंज होती हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि बुक की हम एक क्लास बना लेते हैं, फिर हम अलग अलग बुक के लिए बार बार क्लास नहीं बनाते, हम उनके लिए एक एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बस उनके अंदर जो वैल्यू होती है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हमारा एनिमल है, ठीक है। अब एनिमल के हमारे डॉग, कैट, देन लायन, ये सब हमारे क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमल के, ठीक है। तो बुक का जो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर आता है क्लास नेम, ये आपको बनाकर आना है जब भी क्लासेस की बात हो। तो और नीचे आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, जो हमारी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बुक टाइटल जो कि हमारा स्ट्रिंग होता है, लैंग्वेज हमारा स्ट्रिंग होता है, ऑथर नेम स्ट्रिंग, और मतलब इंटीजर भी होता है इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ये तो सारी स्ट्रिंग है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके अंदर हमारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, मतलब कि हम इस क्लास के अंदर बुक क्लास के अंदर हम कोई बुक ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, उसके अंदर क्या होता है डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स को हम एक डेटा टाइप बनाते हैं। तो उसी की तरह थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्लास समझ गए होंगे आप। अब है हमारा ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट्स हमारे जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं क्लास के, वो जो क्लास होती है हमारा ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। रन टाइम एंटिटीज दैट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और एनी आइटम, ठीक है। ये हमारे किसी भी मतलब क्लास के जो टाइप्स हैं उन्हें डिफाइन करेगी, ठीक है। फिर है हमारा ईच ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट द डेटा। हमारा जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई डेटा को कंटेन करते हैं और कोड को कंटेन करते हैं, जिससे कि उस कोड से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो डेटा होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि बुक टाइटल, लैंग्वेज, ऑथर, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और जो हमारा फंक्शंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर को, जैसे कि हमारे ऐड बुक कर सकते हैं, डिलीट, ये सब, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एट्रीब्यूट एंड फंक्शंस। सो सबके अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, स्पेस लेता है मेमोरी में, है ना। एंड हैव एन एसोसिएटेड एड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर की तरह होता है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, जो हम डिफाइन करेंगे क्लास का, वो लेगा मेमोरी लेगा, ठीक है। और जो क्लास होती है वो तो एक ही बार डिफाइंड होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा बार बार डिफाइंड होता है। इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर। जैसा मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं थ्रू फंक्शंस, ठीक है।
अब ये हमारा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है ना आ जाता है 2 मार्क्स में, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, आपको पता चल गया होगा, जैसे कि हमारी प्राइमरी की होती है वैसे ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी होती है, कि मतलब यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। या तो हम उसके मतलब नेम से, जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट का हम नेम अलग कर दें तो वो हमारी एक आइडेंटिटी हो गई, या तो कोई हमारी लैंग्वेज है वो कभी कभी हमें बिल्ट इन आइडेंटिटी देती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझाता हूँ। An object retain its identity even if some all the values of variable और डेफिनेशन मेथड चेंज। अब हम सारे वेरिएबल या मेथड हम ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसका नाम आइडेंटिटी है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज अ स्ट्रॉन्गर नोटेशन ऑफ आइडेंटिटी देन typically found in programming language or a data model not based on the object oriented। ये कोई मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर नहीं है, ये हमारी काफी डेटा मॉडल में ये फीचर हमें मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी के फॉर्म है। जैसे कि वैल्यू हम कोई दे दें, वो अगर डिफरेंट हो तो ये हमारी ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का काम कर सकती है। अगर हम नेम डिफरेंट रखें तो वो हमारी ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का काम कर सकती है। ऐसे ही कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का काम करते हैं। सो क्लास और ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट तो डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं PYQs तो करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे कि मुझे लगता है जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस आ सकता है। क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डिफरेंस आ जाता है, मैंने आपको जैसा बता दिया कि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसके जितना आपके पास डेटा होगा उतना अच्छा होगा। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके आना है, अलग अलग उनके डायग्राम बना के, फिर उनके अंदर डिफरेंस है ऐसे पॉइंट वाइज लिख कर आना है। तो ये पॉइंट वाइज समझो कैसे होता है। तो क्लास क्या होती है? यू कैन डिक्लेयर अ क्लास ओनली वंस, हम क्लास को एक ही बार डिफाइन करते हैं। एंड अ क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, क्लास हमें दिखती नहीं है। अब जैसे बुक है, बुक हमें दिख थोड़ी ना रही है। बुक के अगर हम ये देखें कि ये हमारी बीटेक की बुक है, मतलब हमारी मैथ की बुक है, तो हम वो मैथ की बुक है, तो मैथ क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, तो ये हमारी एक लॉजिकल एंटिटी होती है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होती है ये हमारी फिजिकल एंटिटी होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, तो हमारी ये क्या है, फिजिकल एंटिटी। वी कैन नॉट मैनिपुलेट क्लास एज इट्स अवेलेबल इन मेमोरी, हम जो क्लास को है ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लासेस सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्लासेस हमारा ब्लूप्रिंट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये इंस्टेंस होता है क्लास का। क्लासेस कैन हैव एट्रीब्यूट एंड मेथड डिफाइंड, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है और मेथड्स होती हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाई वैल्यू असाइन टू देयर एट्रीब्यूट्स, अब ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उन वैल्यूज को असाइन करते हैं। फिर हमारा एग्जांपल, जैसे कि हमारा मोबाइल एक हमारी क्लास हो गई, लेकिन हमारा मोबाइल किस कंपनी का है, जैसे कि आईफोन, सैमसंग, ये हमारी क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है और मोबाइल इज अ क्लास, ये आपको क्लास में लिखनी है। तो या आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है, ये आ सकता है, ठीक है, मतलब आया भी हुआ है। फीचर्स में, एडवांटेजेस में, इन सब में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सिंपली डिफाइन करने आ जाती है ना आपको 10 नंबर में, तो आपको ये सब तो लिख कर ही आने हैं। ये हमारे मतलब प्रिंसिपल्स हैं, ये भी कह सकते हो आप, ये पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सबसे पहला होता है हमारा एनकैप्सुलेशन, The wrapping up of data and function into a single unit is known as encapsulation। मतलब कि किसी डेटा या फंक्शन को अगर हम किसी सिंगल यूनिट में रैप कर दें तो हमारा क्या होता है, वो एनकैप्सुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्या है, एक इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज फंक्शन विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस इट। तो देखो, हमारा जो डेटा होता है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं होता अनटिल और अनलेस, जब तक हम ना चाहें, ठीक है। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो डिफाइन होते हैं, बस उनके लिए वो डेटा एक्सेसिबल हो सकता है। फिर है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसके आगे अभी हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी पढ़ेंगे जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और डीपली। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इट रिफर टू एक्ट of representing essential features without including the background detail or explanation। अब क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हमें यूजर को सब कुछ नहीं बताना होता है कि मतलब कोई चीज कैसे बनी है, बस हमें ये दिखाना होता है ये चीज है, आप इसे यूज कर सकते हो। ये थोड़ी ना बताएंगे कि हम वो चीज बनी कैसे, मतलब कि कोई यूजफुल डेटा नहीं है यूजर के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं, हाइड करते हैं। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको समझा दिया, आप अपने वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हो।
सो AKT 2020 और 21 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है, पहले एनकैप्सुलेशन को समझाना है, फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझाना है, फिर इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। सो हम यहाँ पे अब डिफरेंस पढ़ेंगे। इट इज यूज फॉर हाइडिंग द अनवांटेड डेटा। अब हमें जिस डेटा की जरूरत ही नहीं है उसे हम हाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। गिविंग रिलेवेंट डेटा, और हम उसे रिलेवेंट डेटा को प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स हाइडिंग द कोड एंड डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब ये जो हमारा होता है ना, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा उससे होता है, मतलब कि जैसे वो जो हमें डेटा प्रोटेक्ट करना है यूजर से, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट तो ये होता है। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जो हमें यूजर के लिए मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अगर उसे हम शो भी करते हैं ना तो हमारा वो यूजर एक्सपीरियंस ही बिगाड़ेगा, लेकिन यूजर के वो कोई काम नहीं आएगा। तो मतलब आपको समझ के आ गया होगा ना कॉन्सेप्ट, बहुत मतलब थोड़ा सा एक डिफरेंस है बस, अगर आप इससे समझ लेते हो ना ये समझ में आ जाएगा। सो व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है ये बताता है एब्स्ट्रैक्शन, और एनकैप्सुलेशन बताता है ऑब्जेक्ट हमारा जो हमारा कर रहा है जो भी वर्क वो कैसे कर रहा है, ठीक है। व्हाट एंड हाउ, ठीक है। आउटर लेआउट यूज्ड इन टर्म ऑफ डिजाइन, ये हमारा डिजाइन को थोड़ा एनहेंस करता है। इनर लेआउट यूज इन टर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इनर जो लेआउट होता है वो थोड़ा इसे ये थोड़ा इनर लेआउट को एनहेंस करता है, जिससे कि हमारा जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। सो नेक्स्ट है हमारा यू कैन यूज एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके इसे यूज कर सकते हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट एनकैप्सुलेशन यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, इसके अंदर हमारे 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ठीक है। तो आगे आप अगर जब पढ़ोगे ना C++, जब आपको और समझ में आएगा हम इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 2021 और 22 में आया था 5 मार्क्स में, ये इनहेरिटेंस। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये भी। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ये हमारा क्या किस चीज का प्रोसेस है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब 5 मार्क्स में ना हमारे टाइप्स भी पूछे गए थे, ये जो टाइप्स थे ये भी आए थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब हमारे पास कोई एक क्लास है और अगर हमने कोई हमने दूसरी क्लास बनाई, और उस क्लास जो हमने दूसरी क्लास बनाई उस क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो पहले वाली क्लास थी उससे हमने ले ली। जैसे कि पेरेंट्स है, जैसे कि हमारे पेरेंट हैं, ठीक है, उनसे हमारे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। तो हम चिल्ड्रन और ये पेरेंट, ठीक है, अब इनसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, ये सब हमारी प्रॉपर्टी अगर पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आती है तो ये क्या होती है? प्रॉपर्टी हमें इनहेरिट करना बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर कि हम कुछ पेरेंट क्लास से अगर हम चाइल्ड क्लास में कोई प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ये हमारा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। इससे क्या होता है, हमें बार बार क्लास को मतलब नए नए फीचर नहीं देने होते, कि मतलब एक बार हमने एक क्लास में कोई फीचर दे दिया है तो हमें वो वापस किसी क्लास में देने की जरूरत नहीं है, बस उस क्लास को उससे लिंक कर दो। तो क्या होगा, वो वाली प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट करता है। This means that we can add additional feature to an existing class without modifying it. हम किसी क्लास में एडिशनल फीचर भी ऐड कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग इट। दिस इज पॉसिबल बाय डिजाइनिंग अ न्यू क्लास विल हैव द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द क्लास। अब हमारे पास कोई 2 क्लास हैं, हम उन दोनों क्लास के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं किसी एक क्लास में। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों क्लास के जो फीचर्स हैं हम किसी एक क्लास पहले दोनों क्लासेस को एक क्लास में लिंक कर देंगे। तो जैसे कि अब जो अगर 2 पेरेंट्स या मदर और फादर, तो उसके हम दोनों के फीचर्स हम किसी एक चिल्ड्रन में वो करना चाहते हैं इनहेरिट, तो हम क्या करेंगे, उन क्लास को लिंक कर देंगे और उसके जो फीचर्स हैं वो हमारे चिल्ड्रन मतलब कि चिल्ड्रन क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी अभी हम डीप में पढ़ेंगे, उसको आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो मतलब फीचर्स था पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल आपको ऐसे याद रखना है, पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, पॉली मतलब आपको याद रखना है मैनी। तो मैनी फॉर्म्स हमारी होती हैं किसी भी एक की। तो देखो, इट मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक एबिलिटी जिससे कि हम एक से ज्यादा फॉर्म ले सकें। एन ऑपरेशन में एक्सिबिट डिफरेंट इंस्टेंस, और हर का ऑपरेशन अलग अलग होगा, ठीक है। द बिहेवियर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, जो हमारा बिहेवियर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ डेटा पे यूज इन ऑपरेशन।
अ फीचर दैट अलाउ अ फंक्शन और ऑपरेटर टू बी गिवन मोर देन वन डेफिनेशन। अब हमारे पास कोई फंक्शन है या फिर कोई ऑपरेटर है, वो एक से ज्यादा फंक्शन अगर हमारे प्रोवाइड करा सकता है तो उसे हम क्या से कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो हमने इनहेरिटेंस अभी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ये भी हमारा आ चुका है, ठीक है। पहला होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। अगर हम किसी चिल्ड्रन क्लास में किसी पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं और वो जो पेरेंट क्लास है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तो वो होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ये हो रहा है हमारा क्लास ए जो कि बेस क्लास है, और ये हमारी बी क्लास जिसके क्योंकि ड्राइव क्लास है। यहाँ पे एक ही क्लास है पेरेंट क्लास, जो कि हम उसे ये कह सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस? जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर दो पेरेंट्स हैं, यानी कि इन दिस अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास ए। दिस इज ड्राइव क्लास एंड दिस टूज आर बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट की एंट्री होगी। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं और इसमें मतलब ऐसे होता है, जैसे कि ये हमारा क्लास सी, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट हो गए, क्लास बी हमारे पेरेंट, एंड ये दिस इज चिल्ड्रन। सो पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम ग्रैंड चाइल्ड से पेरेंट्स में आएंगी, फिर पेरेंट्स से प्रॉपर्टी चिल्ड्रन में आएंगी। तो चिल्ड्रन के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी होंगी और पेरेंट की भी प्रॉपर्टी होंगी। थोड़ा बायो सा लग रहा है, बायो नहीं है पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सो हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके अंदर हम एक हेरारकी मेंटेन करते हैं। मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। अब क्या होगा कि हम किसी एक क्लास से किसी 2 सब क्लासेस को इनहेरिट करेंगे, तो वो होता है हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे हमारे एक ग्रैंड क्लास है, फिर हमारी 2 पेरेंट क्लास है, एंड देन उनके 4 चिल्ड्रन क्लास है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सबके अंदर आपको डायग्राम बना के आना है, आपको इसको एग्जाम्पल भी कह सकते हो, आपको ये जरूर बता के आना है वहां पे, ठीक है। इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बस क्या करना है, अब हाइब्रिड में अगर आप किसी 2 इनहेरिटेंस को साथ में मिला देते हो तो वो हमारा हाइब्रिड बन जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, यहां से और यहां से ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है हेरारिकल इनहेरिटेंस, और ये भी हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस है, पर इसके अंदर हमने एक सिंगल इनहेरिटेंस भी ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया हो। 5 टाइप के होते हैं, पहले आपको इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है, फिर आपको उसको सारे टाइप्स को डिफाइन करना है, तो काफी सारे पेज भर जाएंगे और आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक। अब आया हमारा, मतलब कि ये समझ लो आधी यूनिट हमारी हो गई। अब हमारा जो आधी यूनिट है वो हमारी यूएमएल पे है। यूएमएल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये हमारी किस लिए यूज होती है? यूएमएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग द आर्ट फैक्ट्स फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं उसके लिए हम एक तो स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, इसके लिए यूज करते हैं यूएमएल को। ठीक है, यूएमएल हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बस हमारी ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, द यूएमएल गिव्स यू अ स्टैंडर्ड वे टू राइट अ सिस्टम्स ब्लूप्रिंट covering conceptual things such as business processes and system functions, as well as concrete things such as classes written in specific programming language, database scheme and reusable software component। देखो बहुत इजीली बताता हूँ, ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है एक तो ब्लूप्रिंट बनाने में, कॉन्सेप्चुअल थिंग को ऐड करने में, और जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उस सिस्टम के अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे भी बनाने में हेल्प करती है। और एक हमारी मतलब जैसे कि आपके पास एक हमारा कोई सिस्टम है, जैसे कि आपने डीबीएमएल में ईआर मॉडल पढ़ा होगा, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, उसके अंदर हम एंटिटीज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक एंटिटी हो गई, एक हमारी एक एंटिटी हो गई, ये हमारी एक एंटिटी हो गई। सॉरी, एंटिटी जो हम बॉक्स से बनाते हैं। ठीक है, तो एंटिटीज को हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एंटिटीज, फिर हम इनके अंदर प्रोसेस बताते हैं कि ये एंट्री के ये क्या प्रोसेस है, यहाँ से क्या प्रोसेस है। तो ये हमारा है ना, ऐसे ही होता है यूएमएल। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कोई हमारे पास जो मॉडल बनाने वाले हैं ना, उसका हम एक
मतलब एक मॉडल बना सकते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये मॉडल हमारा कितना सक्सेस होगा या कितना काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं यूएमएल को। जब भी हम कोई सिस्टम बना रहे होते हैं उससे पहले हम यूएमएल का यूज़ करके उसका एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, UML वॉज क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। UML हमारे उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ें तो ये हमारी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू बनाई गई थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म OMG होता है। एंड UML 1.0 स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो पहला इसका जो अपडेट था स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट वॉज प्रपोज्ड टू द OMG इन जैन 1997। तो मैंने ये पॉइंट इसके लिए ऐड किया है क्योंकि क्या होगा, अगर आपको UML आ गया तो आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए। तो ये हमारा 1997 में पहला प्रपोज हुआ था। ठीक है, तो UML कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ जनरल प्रोसेस विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, टू विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये इन्हें याद रखना है, अच्छे से इन्हें लिख कर आना है। अगर इन्हें लिख कर आओ ना तो इनके नीचे एक अंडरलाइन कर देना कि जिससे बस एग्जामिनर ये पढ़े और आपको नंबर दे दे। All through UML is generally used to model software system. It is not limited within these boundaries. ये बस यही नहीं और भी कुछ करती है, बताता हूँ। It is also used to model non software system. जो हमारे non software system होती है उन्हें भी मॉडल करने में यूज करता है। For example, the process flow in manufacturing unit. किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर हमारा जो प्रोसेस फ्लो होता है, जैसे कि आप ये देखो ना, जैसे कि अगर कोई ऐसी मशीन है जो बुक्स बनाती है तो सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर उससे हम क्या करेंगे, बुक्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, फिर कटिंग होगी। तो ये हमारा एक प्रोसेस है। तो ये क्या है, ये नॉन सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। तो इसके अंदर भी हम UML को यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं उससे पहले। फिर है हमारा UML इज नॉट अ प्रोग्राम। जैसा मैंने आपको बता दिया ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, UML स्ट्रक्चर को लेकर और उससे हम उसका कोड वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे UML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट टूल्स कैन बी यूज टू जनरेट कोड इन वेरियस लैंग्वेजेस यूज UML डायग्राम। UML हमारी इतनी कैपेबल होती है कि उसको उसके स्ट्रक्चर अब मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स या फिर मतलब मैं कहूँगा ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें अगर हम UML स्ट्रक्चर को ऐड करें तो उससे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको UML अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस ये पॉइंट्स पढ़ने आपने, अगर ये वीडियो देख लिए ना तो मतलब आपको समझ में तो आ गई है। बस इनको है ना, आप जैसे आपको ये पॉइंट समझना है तो ये चारों पॉइंट होंगे। फिर हमारा UML कब इंट्रोड्यूस हुआ ये लिख देना। ठीक है, इनको पहले छोटे छोटे लिख लो जिससे कि आप वापस उसे याद करो तो काफ़ी रिवीजन में काफ़ी ईजी हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मॉडल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बता दिया UML से हम एक मॉडल बनाते हैं, पर मॉडल होता क्या है। अब मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। कोई भी हमारा जो रियलिटी में सिस्टम होता है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करके एक बना दे तो वो हमारा एक मॉडल होता है। अ मॉडल प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ सिस्टम। अ मॉडल में बी स्ट्रक्चरल, एम्फेसाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम, और इट मे बी बिहेवियर। स्ट्रक्चरल यानी कि मतलब वो अगर स्टैटिक हो, हमारा मॉडल एक तो स्टैटिक होता है कि मतलब बस हम देख सकते हैं उसे और वो मतलब एक ही जगह पर है, ना कोई फंक्शंस कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस बता रहा है कि ऐसा दिखता है। ठीक है, और एक हमारा होता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है हमारा, वो डायनेमिक होता है कि हमारा कुछ वो फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। ठीक है, वो हमारा मॉडल मतलब कि हम उसे ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ठीक है, बस ये 2022 और 23 में आया था, 10 मार्क्स में आया था। इसके साथ साथ क्या पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। तो मैं आपको है ना, मैंने ये अलग से सॉल्व कर लिया है। ये हमारा 2022 और 23 का क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में आया था, सेक्शन सी में आया था। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। प्रिंसिपल हमारे क्या होते हैं मॉडलिंग के, ये चार आपको अच्छे से पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये समझ लो। द चॉइस ऑफ व्हाट मॉडल टू बी क्रिएट हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हाउ अ मॉडल प्रॉब्लम इज अटैक्ड एंड हाउ अ सॉल्यूशन इज सेव्ड। तो देखो सबसे पहले आपको जो चूज करना है मॉडल, इससे मतलब आप पहला प्रिंसिपल ये कर सकते हो, चूज द राइट मॉडल। मतलब मॉडल के सबसे पहले आप स्पेसिफाई ये करो कि वो किस प्रॉब्लम को अटैक कर रहा है, मतलब उस प्रॉब्लम का वो कैसे सॉल्यूशन निकाल रहा है उस शेप को। ठीक है, दिस मीन्स चूज करेक्ट मॉडल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। करेक्ट मॉडल को चूज करो, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो और उससे देखो कि या ये मॉडल हमारी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा है और ऑप्टिमाइज वे में कर रहा है, तो उस मॉडल को चूज करो। पहला हमारा ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरी मॉडल मे बी एक्सप्रेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, हमारा जो हर मॉडल मतलब कि बहुत सारी लेवल्स पे प्रिसाइज होता है। देख रहे हैं, दिस मीन्स ऑल द यूजर एंड डेवलपर बोथ may have visualized
अ सिस्टम एट डिफरेंट लेवल। अब जैसे हमारा एक यूजर है और एक हमारा डेवलपर है। डेवलपर हमारा जो मॉडल है उसे एक अलग नजरिए से देखता है और यूजर हमारा एक अलग नजरिए से देखता है। तो हर व्यू पर जो हमारा मॉडल है वो प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड मॉडल प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू रियलिटी। जो भी हमारा जो बेस्ट मॉडल होता है वो रियलिटी से कनेक्टेड होता है। द मॉडल मस्ट हैव थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। मॉडल के अंदर ऐसा नहीं कि आप तो उसके अंदर आपने बता दिया कि इंसान उड़ेगा, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कि अभी तो वो हमें मॉडल के अंदर ऐसी चीज दिखानी है जो हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है, जो कि रियलिटी से कनेक्टेड हो, वही हमारा बेस्ट मॉडल होता है। नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं आपने एक ही मॉडल बना दिया, वो सफिशिएंट नहीं है, हमें बहुत सारे मॉडल बनाने पड़ते हैं हर लेवल पे। एवरी नॉन ट्राइवल सिस्टम इज बेस्ट अप्रोच थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ नियरली इंडिपेंडेंट मॉडल। वी नीड यूज केस व्यू, डिजाइन व्यू, प्रोसेस व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू एंड डेवलपमेंट व्यू। ये सारे हमें व्यू चाहिए होते हैं जब हम एक मॉडल बनाते हैं, मतलब मल्टीपल मॉडल्स बन जाते हैं। ये भी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजाइन व्यू, यूज केस व्यू, ये सब क्या हमारा आर्किटेक्चर है उसका, यूएमएल का। तो हम ये भी पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट का। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग? मॉडल्स हेल्प अस टू विजुलाइज अ सिस्टम एज इट और एज वी वांट इट टू बी। ठीक है, हमारा जो मॉडल होता है ये विजुलाइज करने में सिस्टम को काफी यूजफुल होता है, ठीक है। मॉडल परमिट अस टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। परमिट करता है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर को देख सको सिस्टम के। मॉडल गिव्स अस टेम्पलेट दैट गाइड अस इन अ कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम। हमें एक अगर टेम्पलेट मिल जाएगा किसी भी मॉडल को बनाने के लिए तो हमें काफी इजी होगा उस मॉडल को सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। मॉडल सपोर्ट द डिसीजन वी हैव मेड। अब हमने कोई डिसीजन बनाया कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, तो पहले अगर हम उसका मॉडल बना लें और वही मॉडल अगर हमारा उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो हम सिस्टम को बनाने जाएंगे। अगर हम बिना मॉडल बनाए सिस्टम को बनाएंगे तो मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वो हमेशा ही ज्यादा सही होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है? ये हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। तो पहला हमारा हम पढ़े थे एल्गोरिथम पर्सपेक्टिव। दिस इज एन अप्रोच द मेनली बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के, वो किसके अंदर, ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोसीजर और फंक्शन, ये किसके अंदर डिवाइड होते हैं? या तो प्रोसीजर के अंदर या फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जब व्यू लीड्स डेवलपर टू फोकस ऑन इश्यूज ऑफ कंट्रोल एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लार्जर एल्गोरिथम। ये जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है ये डेवलपर को काफी इश्यूज क्रिएट करता है कि उसे कंट्रोल करने में और डिकम्पोज करने में लार्जर एल्गोरिथम को। तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। सो ये क्या होती है? ये in this approach the main building block of all the software system is object और class। तो देखो जैसे कि एल्गोरिथमिक पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया था वो हमारा फंक्शन और प्रोसीजर में डिवाइड होती है, और ये हमारी ऑब्जेक्ट और क्लास में डिवाइड होती है। अ क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होती हैं उनका हमारा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्लास होती है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पास एक आइडेंटिटी होती है, जो कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। उसका कुछ स्टेट होता है और बिहेवियर होता है, ठीक है। यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब हमारा यूएमएल इज अ लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। तो हमारा जो यूएमएल के मैं आपको ना सारे पॉइंट की डेफिनेशन करा दूंगा, क्योंकि आपके पास डेटा होना चाहिए कि जिससे आप लिख सको पेपर में। तो मैं इन सबको आप डिफाइन करके बताता हूँ। विजुअलाइजिंग यूएमएल नोटेशन इज अ वेल डिफाइंड सिमेंटिक, ठीक है। उनके अंदर कुछ रूल्स होते हैं यूएमएल नोटेशन के अंदर सिमेंटिक के। सो इन दिस मैनर वन डेवलपर कैन राइट अ मॉडल, अ यूएमएल, एंड अनदर डेवलपर और इवन अनदर टूल कैन इंटरप्रेट द मॉडल अनएम्बिग्यूअसली। तो ये मतलब इसके अंदर इतने अच्छे से रूल डिफाइंड होते हैं हर एक नोटेशन के कि कोई एक अगर डेवलपर उसको लिख रहा है तो अगला डेवलपर उसे मतलब अनदर टूल से उसे इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा विजुअलाइजिंग। मतलब कि हमारा एक एडवांटेज है यूएमएल का, मतलब कि फीचर है। स्पेसिफाइंग मीन बिल्डिंग ब्लॉक दैट आर प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस एंड कंप्लीट,
ठीक है। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं एंड कंप्लीट होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि मतलब कोई एक मॉडल बन गया किसी एक लैंग्वेज से, तो मतलब उसी लैंग्वेज से हम बिल्कुल वैसा मॉडल नहीं बना सकते दूसरा। अनएम्बिगुअस मतलब एक ही बार, ठीक है। फिर है हमारा कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग क्या होता है? द यूएमएल इज नॉट अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बट इट्स मॉडल्स कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये मतलब हम उसे देख के ये, जैसे कि हमारा एक एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन उससे देख के हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा यूएमएल क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन उसके मॉडल को देखकर हम एक प्रोग्राम या फिर मतलब उससे हम सिस्टम बना सकते हैं। फिर है हमारा डॉक्यूमेंटिंग। डॉक्यूमेंटिंग के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं, रिक्वायरमेंट्स, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, सोर्स कोड, प्रोजेक्ट प्लान, टेस्ट, प्रोटोटाइप्स एंड रिलीजेस, ठीक है। ये सब मतलब देख लेना, एक बार याद करने की कोशिश करना, याद हो जाए तो, वरना डॉक्यूमेंटिंग को आप ऐसे इन पॉइंट्स के हिसाब से लिख देना कि इन दिस डॉक्यूमेंटिंग वी रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स, वी रिक्वायर आर्किटेक्चर, तो ऐसे आप डेफिनेशन भी बना के मतलब लिख सकते हो। फिर हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 22 और 23 में आया था, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है, मतलब कि इतना है कि आप मतलब एक यूनिट बन सकती है इसके ऊपर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द यूएमएल यू नीड टू फॉर्म अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द लैंग्वेज। दिस रिक्वायर 3 मेजर एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हमारे 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। पहला होता है यूएमएल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक बार तो हमारा आया था क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, ठीक है, इसके अंदर हमें पूरे तीनों के तीनों पॉइंट डिफाइन करने थे। फिर एक बार हमारा क्वेश्चन आया था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में, कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूएमएल का डिफाइन करना था, ठीक है। और एक होता है हमारे रूल्स, फिर होता है हमारा मैकेनिज्म, ये तीनों मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर हमारे 3 टाइप्स होते हैं, मतलब पहला हम पहले पढ़ेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर हमारे 3 टाइप्स होते हैं, थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम, ठीक है। अब थिंग्स, सबसे पहले हम थिंग्स पढ़ेंगे। थिंग्स इन द यूएमएल, मतलब इसका बहुत अच्छा एक ग्राफ फ्लो चार्ट मतलब टाइप बन सकता है, ठीक है, चार्ट आप बना लेना, आगे मैंने बनवाया है, ठीक है, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का, उसे देख लेना। पहले थिंग्स इन द यूएमएल, स्ट्रक्चरल थिंग, बिहेवियरल थिंग, ग्रुपिंग थिंग्स, एनोटेशनल थिंग्स, ठीक है, ये 4 हमारी थिंग्स होती हैं। फिर अब इनको भी फर्दर डिवाइड होती हैं ये, तो ये हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। मतलब डायग्राम अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है, वरना मैं ना यहाँ पर एक ऐड भी कर दूंगा डायग्राम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूएमएल, 3 चीज हो गई, थिंग्स, रिलेशनशिप, डायग्राम। ये थिंग्स होती है हमारी स्ट्रक्चर थिंग, बिहेवियर थिंग, ग्रुपिंग थिंग एंड एनोटेशनल थिंग। तो स्ट्रक्चर हमारे इतने 7 तरह के होते हैं, ठीक है, इन सबको हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, जिससे कि एक एक स्ट्रक्चर आप हर स्ट्रक्चर को आप अच्छे से डिफाइन कर सको। क्लासेस, इंटरफेसेस, कोलैबोरेशन, यूज केसेस, और यूज केस के अंदर हम एक वो यूज के हमारा जो डायग्राम होता है ना, वो भी पेपर में आ सकता है, तो उसके ऊपर भी मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया। एक्टिव क्लासेस, कंपोनेंट, नोड्स और बिहेवियर थिंग, मतलब ये स्ट्रक्चर थिंग हमारी सारी स्टैटिक पार्ट होता है, ये हमारा डायनेमिक पार्ट होता है, इंटरेक्शन इन स्टेट मशीन। फिर हमारा ग्रुपिंग थिंग्स पढ़ेंगे, एनोटेशनल थिंग्स पढ़ेंगे। फिर रिलेशनशिप्स में आती है हमारी डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, ठीक है। फिर है हमारा डायग्राम। डायग्राम हमारे ये सारे होते हैं, शायद 9 होते हैं। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट, यूज केस, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट चार्ट, एक्टिविटी, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल थिंग्स है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल थिंग? स्ट्रक्चरल थिंग आर द नाउन्स ऑफ यूएमएल। आप ऐसे कह सकते हो नाउन्स ऑफ यूएमएल, जो हमारी स्टैटिक होती है, बार बार चेंज नहीं होती। दिस आर द मोस्टली स्टैटिक पार्ट ऑफ द मॉडल, ठीक है। अब देखो, पहला होता है हमारा क्लास। क्लास क्या होती है? आपको क्लास तो पता ही है ना। क्लास ये मतलब कि आपको ऐसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन, रिलेशनशिप। अब मैं समझाऊंगा तो ये आपको मतलब ये तो इजी है, मतलब आपको पता है, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट और ऑपरेशन से बनी होती है। फिर है हमारा इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। ये जो डायग्राम मैं बताऊंगा ना, ये आपको अच्छे से याद रखने। अगर आप क्लास लिख के और ये डायग्राम भी बना दोगे ना, तो बहुत सही रहेगा। डिफाइन तो कर ही दोगे अगर डायग्राम आता होगा तो फिर है हमारा इंटरफेस, अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट स्पेसिफाई अ सर्विस ऑफ अ क्लास और कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारा सॉलिड सर्कल से डिनोट होता है, ठीक है। डिस्क्राइब एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर ऑफ that element attached to the class or the component that realize the interface. So next है हमारा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या डिफाइन करता है? ये इंटरेक्शन डिफाइन करता है हमारी 2 क्लासेस के या फिर 2 कंपोनेंट्स के अंदर। सो
define an interaction which have structural as well as behavior dimensions. A given class may participate in the several collaboration. एक क्लास हमारी काफ़ी सारे कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो उनके कोलैबोरेशन को डिफाइन करने के लिए हम कोलैबोरेशन यूज़ करते हैं. सो देखो यहाँ पर ये कोलैबोरेशन कैसे डिनोट होता है, डॉटेड ओवल से डिनोट होता है. इसके अंदर लिख दे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं कैसे क्यों हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यूज केस. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट अ सिस्टम परफॉर्म एट yield टू ऑब्जर्वेबल रिजल्ट ऑफ द वैल्यू पर्टिकुलर एक्टर. कोई भी हमारा एक्टर यानी कि जो हमारा यूजर हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे उसे हम यूज केस के थ्रू डिफाइन करते हैं. तो ये हमारा ओवल से डिफाइन होता है. इसके अंदर ऐसे मतलब प्लेस ऑर्डर जो भी हम मतलब एक्शन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्टिव क्लास. व्हाट इज एक्टिव क्लास? इज जस्ट लाइक अ क्लास. बिल्कुल क्लास की तरह ही होती है, लेकिन क्लास के अंदर एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर मतलब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है ये उसे रिप्रेजेंट करती है बिहेवियर को. जैसे कि सस्पेंड और फ्लश, जैसे कि हम एंड और ओपन कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. तो एक्टिव क्लास हो गए. एक्टिव क्लास को हम कैसे सॉलिड जो हमारे ब्लॉक होता है ना इससे डिफाइन करते हैं. बस ये याद रखने, ये जो इसके नोटेशन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या होता है? अ फिजिकल एंड रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट कन्फर्म टू एंड प्रोवाइड द रियलाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरफेसेस. अब हमारे जितने भी इंटरफेसेस होते हैं मतलब कि सिस्टम के अंदर उनके अंदर कुछ सेट्स होते हैं, उन सेट होते हैं. उसके अंदर रियलाइजेशन मतलब कि आप मतलब पार्ट जो होते हैं उनके अंदर जो कनेक्टिविटी होती है वो कैसे होती है. जैसे कि बड़े पार्ट से अगर हम दो डिवाइड करें तो उसके अंदर हम कंपोनेंट का यूज करते हैं. अ फिजिकल एंड रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम डेट कन्फर्म टू एंड प्रोवाइड अ रियलाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरफेसेस. ठीक है. अब हम एक किसी सिस्टम से कितने इंटरफेसेस बना सकते हैं उस सेट्स को ये डिफाइन करता है. रिप्रेजेंट फिजिकल पैकेजिंग ऑफ क्लास की क्लास की हम फिजिकल पैकेज कैसे करते हैं, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन, इन सबको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट. और इसका नोटेशन देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक बने होते हैं. इन्हें बस याद रखना, मैंने आपको बना के दिखा दिया और नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे तो रिवीजन के लिए काफ़ी ईजी रहेगा. नोट. अब अगर आपको कोई इसमें से समझ नहीं आ रहा ना तो इतनी आपको टेंशन नहीं लेनी है. आपको बस क्या करना है, आपको ये नोटेशन याद रखनी है. अगर आपको देखो अब आप इसमें वेस्ट करोगे ना टाइम, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये. ठीक है. फिर है हमारा नोड. इज अ फिजिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट. मतलब नोड को मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एग्जीक्यूटेबल यूनिट होती है ना हमारी, वो होती है नोड. ठीक है. एग्जीक्यूटेबल यूनिट को हम कहते हैं नोड, और इसके अंदर इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं एक मतलब 3D ब्लॉक के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 3D क्यूब, मतलब कह सकते हो बिहेवियर थिंग. अब हमारी ये सारी स्ट्रक्चरल थिंग थी, स्टैटिक पार्ट. अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर थिंग. बिहेवियर थिंग बस दो ही होते हैं, इंटरेक्शन और स्टेट मशीन. तो देखो थिंग्स आर द डायनेमिक पार्ट ऑफ यूएमएल मॉडल. जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने बताया था स्ट्रक्चरल थिंग हमारी नाउन होती है यूएमएल मॉडल की, ये हमारी वर्ब्स होती हैं यूएमएल मॉडल की. जैसे ग्रामर में वर्ब्स होती है ना, वो डायनेमिक होते हैं. रिप्रेजेंटिंग बिहेवियर ओवर टाइम एंड स्पेस. तो ये क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को किसके व्यू पर रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम और स्पेस के. इन ऑल देयर आर 2 प्राइमरी काइंड्स. तो इसके दो होते हैं, मतलब कि एक इंटरेक्शन क्या करता है, इंटरेक्ट इज अ बिहेवियर दैट कंप्रोमाइज अ सेट ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये दो स्टेट्स के बीच में मैसेज को ट्रांसफर या कम्युनिकेट करता है विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक पर्पस. अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो ऑब्जेक्ट किसका यूज कर सकता है, इंटरेक्शन का. तो इसका जो साइन होता है वो बिल्कुल सॉलिड एरो होता है और डिस्प्ले मैसेज, ऐसे मतलब मैसेज जो भी होगा यहाँ पे दिखेगा. फिर हमारा स्टेट मशीन इज अ बिहेवियर. पहले हमारा इंटरेक्शन हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्टेट मशीन क्या होता है. स्टेट मशीन इज अ बिहेवियर दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेट्स एंड object or an interaction goes through during its lifetime response to the event together with the response to the event. So देखो ये क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है कोई भी हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होते हैं ना उनके अंदर जो भी हमारे ये जो होते हैं रिस्पॉन्स होते हैं उन्हें ये शो करता है. जैसे कि वेटिंग स्टेट होता है एक हमारा एक्शन स्टेट होता है, एक हमारा ऑन स्टेट होता है, ऑफ स्टेट होता है, रिक्वेस्ट स्टेट होता है. इन सब स्टेट्स को ये डिफाइन करता है स्टेट मशीन. ठीक है. समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू. इसे हम ऐसे मतलब ये कॉर्नर जो हमारा रेडियस होता है वो थोड़ा कम होता है इसका बॉर्डर रेडियस, और इसे शो करता है ऐसे.
सो नेक्स्ट है हमारी ग्रुपिंग थिंग्स। अब हमारी बिहेवियरल थिंग्स भी हो गई, अब है हमारा ग्रुपिंग थिंग्स। ग्रुपिंग थिंग्स क्या होता है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होता है यूएमएल का। तो दिस आर द बॉक्स इनटू विच आर द मॉडल कैन बी डिकम्पोज्ड। तो ये क्या करती है कि पैकेज होता है, मतलब ये ना बहुत सारे उसको मिला के एक पैकेज बना देता है ऑब्जेक्ट्स को। तो देखो पैकेज क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट इनटू ग्रुप। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में पैकेज कर देता है, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ऊपर एक हमारा जैसे हमारा फोल्डर होता है ना, फाइल्स फोल्डर होते हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर, वो ऐसे डिफाइन होते हैं ना, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो, ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनोटेशनल थिंग्स। तो हमारी जो भी थिंग्स थी वो लास्ट आप पे आ चुके हैं हम। मतलब एनोटेशनल थिंग्स क्या होती हैं, एनोटेशनल थिंग्स बस हमारे क्या होते हैं, कमेंट होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट होती है। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या मतलब हमारी क्लास क्या कर रही है, मतलब कोई भी वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम मतलब कमेंट की तरह इसमें ये हमारा डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, देखो पढ़ के देख लेना, इतना टाइम नहीं दे रहा इस पर मैं, बस बता दिया। ये हमारा कमेंट टाइप होता है, मतलब कि एक्सप्लेनेटरी पार्ट होता है, जो हमारा क्या कर रहा है, रिमार्क कह सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप इन द यूएमएल। यूएमएल के अंदर हमारी रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन द यूएमएल। एक होती है डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, रियलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। इन सबको आप समझते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट किसी पहले ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट या फिर कोई भी बिहेवियर वो चेंज कर देता है, तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड एरो से। डिपेंडेंसी इज अ सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, चेंज टू द वन थिंग मे अफेक्ट द अदर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एसोसिएशन क्या होता है, अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब सेट ऑफ लिंक्स, अ लाइन बीइंग कनेक्शन अमंग टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कनेक्शन है, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या होता है, हमारा जैसे काम वाम करता है जो एम्प्लॉयर हो गया, और एम्प्लॉय जो उसमें मतलब जैसे जो इंटरव्यूज लेते हैं या फिर मतलब उनसे जो आगे होते हैं, मतलब जो जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि आपका कॉलेज है और आप हो, ठीक है, आप कॉलेज क्या करने जाते हो, पढ़ने, तो रिलेशनशिप क्या है, स्टडी, ठीक है। फिर हमारा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है, इज अ सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लासीफायर्स, मतलब हाँ मैं समझाता हूँ, वेयर इन वन क्लासीफायर स्पेसिफायर कॉन्ट्रैक्ट दैट अनदर क्लासीफायर जनरेट टू बी कैरी आउट। ये हमारे क्लासीफायर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि कोई यूजर अगर आपको वहाँ पे दिखा रहा है वैलिडेट यूजर, तो उसने वैलिडेशन को यूज किया ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि किसी यूजर के पास वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, तो उसने वो 18 साल का हो गई, ठीक है, वो तो 18 साल का होगा जब भी तो वोटर आईडी कार्ड मिला होगा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे होता है रियलाइजेशन कि हमारा सिमेंटिक रिलेशनशिप होती है कि मतलब वो 18 साल का है ही तभी तो उसे वोटर आईडी मिला है। ये हमारा सिमेंटिक रिलेशनशिप है। कुछ रूल्स को सिमेंटिक मतलब अगर कहीं भी सिमेंटिक आता है ना, उसमें थोड़े रूल्स होते हैं, रूल्स डिफाइन करने होते हैं। मतलब कि अगर वोटर आईडी कार्ड जब ही मिलेगा जब आपके 18 साल के हो गए, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, वहाँ पे ये एग्जांपल लिख मत आना, ठीक है। आपको तो बस ये रियलाइजेशन ऐसे डिफाइन करना है और ये डॉटेड एरो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, मतलब एक हमारी बड़ी क्लास है, उससे हम मतलब जब छोटी क्लास जो जैसे छोटे उससे हम टाइप्स निकालते हैं ना, वो हमारा एग्रीगेशन होता है। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। मतलब कि एक हमारा कोई पार्ट है जैसे नाउन है और उसके जो टाइप्स हैं वो हमारे क्या हो गए, एग्रीगेशन। मतलब उसके अगर हम टाइप्स लिख दें और ऊपर हम मतलब बड़ी, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मतलब जैसे हमारा ऊप्स है, ठीक है, ऊप्स के अगर हम फीचर लिखना चाहें तो ये हमारा एग्रीगेशन ही तो डिफाइन करता है। ऐसे हमने डिवाइड कर दिया ऊप्स को, ये हमारा ऊप्स होता है, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया एक्सट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम जितने भी हमने ये पढ़े ना रिलेशनशिप्स, इनके अभी मैं आपको ये मतलब जितना भी पढ़ा है हमने, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। और ये जो एग्रीगेशन था इसे हम ऐसे सॉलिड एरो से शो करते हैं, ठीक है। और पॉइंट हमारा किसकी तरफ होता है, पेरेंट की तरफ होता है। ये हमारी क्या है, क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास बता दिया मैंने आपको। अब जो क्लास है हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, इवेंट पे डिपेंड कर रही है। तो इवेंट का क्या बताया था मैंने आपको, डॉटेड एरो, ये हमारी डिपेंडेंसी हो गई। फिर ये हमारा एग्रीगेशन आ गया कि इसके अंदर हमारी ये क्लास क्लोज विंडो है, ये हमारी डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स इसके साथ हमारा ये रिलेशनशिप रखता है, तो ये हमारी एसोसिएशन हो गई। ये हमारा चाइल्ड हो गया, ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारी एग्रीगेशन। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसके ये देख रहे हो आप नोटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट ये मैंने मतलब उसके लिए बताया, जैसे वैलिडेट, यूजर और वैलिडेशन, ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हमारा ये पर्सन, कंपनी, इसके अंदर रिलेशनशिप भी है, वर्क फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम्स इन यूएमएल। तो देखो यहाँ पे हमारा थिंग्स हो गई, मैंने सारी थिंग्स करा दी, आपको समझा दी, एक एक थिंग्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हमारा रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप बता दिए मैंने आपको, ये भी समझ में आ गए होंगे। फिर है हमारा डायग्राम्स इन यूएमएल। डायग्राम्स इन यूएमएल क्या होता है? डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ्टन rendered as a connected graph और वर्टिसेस इज द थिंग्स एंड आर्क आर द रिलेशनशिप्स। तो मतलब डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एंटिटी डायग्राम था ना हमारा डीबीएमएस में, वैसा ही है बिल्कुल, कि मतलब उसकी जो वर्टिसेस होते हैं वो तो हमारी थिंग्स होती हैं, और जो हमारे बीच में आर्क होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं। ये हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, ये हमारे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। डायग्राम से यूएमएल पहले आपको ये डिफाइन करना है। अब हमारे टाइप्स कितने होते हैं डायग्राम के? बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट, यूज केस, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट चार्ट, एक्टिविटी, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला होता है हमारे क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या होता है? शोज अ सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, कोलैबोरेशन, देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब क्लास हो गया, एक क्लास बन गई, उसके अंदर हमारी कुछ इंटरफेस और कोलैबोरेशन को हम शो करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन डायग्राम फाउंड इन मॉडलिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब भी हमारी कोई सिस्टम बनता है ना, उसके अंदर क्लास डायग्राम तो बनता ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है क्लास डायग्राम। आप ये समझ लो एक मतलब स्टार्टिंग है, ठीक है, ये तो बनेगा ही सिस्टम के अंदर, मोस्ट कॉमन है। ऑब्जेक्ट डायग्राम, अगर क्लास बनेगी तो ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ इंस्टेंस ऑफ द थिंग्स फाउंड इन द क्लास डायग्राम। अब जो भी हमारी क्लास डायग्राम के अंदर थिंग्स हैं, उनका जो स्नैपशॉट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्टैटिक व्यू होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो यूज केस क्या होता है? यूज केस डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और मतलब अगर आ भी गया तो मतलब ऐसे आता है कि मतलब आपको लाइब्रेरी का एक यूज केस डायग्राम बना के दिखाना है, या फिर मतलब रेलवे स्टेशन का एक यूज केस डायग्राम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का आपको एक यूज केस डायग्राम बना के दिखाना है। तो आप कैसे बनाओगे, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। shows a set of use case and actor their relationship. use case diagram address the static case view of the system, ठीक है। इसके अंदर एक्टर्स होते हैं, मतलब कि यूजर्स, और देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब देखो स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडलिंग बिहेवियर ऑफ सिस्टम। बिहेवियर ऑफ सिस्टम को ऑर्गेनाइज और मॉडलिंग करने के लिए स्पेशली यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक यूज केस डायग्राम है, जिससे हम समझेंगे। देखो लाइब्रेरी के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो स्टूडेंट, देखो बुक भी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टूडेंट और लाइब्रेरियन। अब स्टूडेंट और लाइब्रेरियन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारी एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट क्या होता है? एक्टर है, मतलब समझो एक्टर है ये हमारा स्टूडेंट और लाइब्रेरियन। ऐसे हमें बनाना है, जैसे बना के आना है ये, ठीक है। ये हमने ऐसे बनाना है। यूजर, स्टूडेंट, यूजर क्या करेगा? सबसे पहले रजिस्टर करेगा, लाइब्रेरी में आ रहा है तो, ठीक है। रजिस्टर के बाद क्या करेगा? एक रजिस्ट्रेशन फिलअप करेगा फॉर्म, और एक आईडी लेगा लाइब्रेरी की, ठीक है। फिर क्या करेगा? लॉगिन करेगा, रजिस्टर हो गया, फिर अपनी आईडी लॉगिन करेगा, ठीक है। अब लॉगिन हो गया तो कनेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरियन के थ्रू, ठीक है। अब क्या कर सकता है वो? एक तो सर्च कर सकता है बुक्स को, एक फाइन पे कर सकता है, अगर उसके ऊपर कोई फाइन है तो वो पे कर सकता है, और फीडबैक दे सकता है किसे? लाइब्रेरी को। किससे? फीडबैक फॉर्म से। ऐसे आपको बना के आना है, ठीक है। अब देखो लाइब्रेरियन सबसे पहले क्या करेगा? लॉगिन करेगा, ठीक है। लॉगिन करेगा क्योंकि उसे भी तो उसका एक अगर एडमिन पैनल है तब भी तो उसे लॉगिन करना पड़ेगा, ये शो करने के लिए वो एडमिन है, वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। पहले लॉगिन किया, और एक क्या होगा? अपडेट कर सकता है किसी भी बुक रिकॉर्ड को, ठीक है। किसके थ्रू? अपडेट द रिकॉर्ड आईडी। फिर एक हमारा नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा सकता है। फिर हमारा टोटल सेल्स स्टैटिस्टिक्स उनको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट डायग्राम है, और सारे ही जो यूज केस डायग्राम होते हैं वो काफी इजी होते हैं। बस आपको है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है? इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर हमारे 2 डायग्राम होते हैं, अ सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। तो देखो बोथ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम।
इंटरेक्शन डायग्राम एड्रेस द डायनेमिक व्यू ऑफ सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होता है उसका डायनेमिक व्यू कैसा है उसे शो करेगा ये, ठीक है। अब सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है? सीक्वेंस डायग्राम मतलब सीक्वेंस है, समझ रहे हो, एक के बाद एक चीज होना, यानी कि एक टाइम पर ये चीज हो रही है फिर उसके बाद टाइम पर दूसरी चीज हो रही है, तो मतलब टाइम के रिलेटेड है सीक्वेंस। तो देखो इन अ इंटरेक्शन डायग्राम द एम्फेसाइज द टाइम ऑर्डरिंग मैसेज, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ये जो डायग्राम होता है ये टाइम बताता है कि मैसेज आपका कब पास हुआ, कब वापस आया, तो ये टाइम ऑर्डरिंग रखता है कि मतलब पहले जो पहले टाइम है उससे उस पर पहले ये काम होगा, फिर दूसरा टाइम आगे टाइम है तो आगे काम होगा, ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से सीक्वेंस रखता है। फिर हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम क्या करता है? इज अ इंटरेक्शन डायग्राम दैट एम्फेसाइज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। सो जैसे ये तो पहले वाला टाइम रखता है, फिर उस टाइम पर कौन सा मैसेज सेंड और रिसीव होगा वो कौन रखता है? कोलैबोरेशन डायग्राम मेंटेन करता है, ठीक है। अब बोथ डायग्राम आर आइसोमॉर्फिक, ये जो हमारे दोनों डायग्राम होते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं, मीनिंग दैट यू कैन टेक वन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अदर, किसी भी एक को लो और उसे दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक हमारा यूजर है ना, उसे प्रिंटर से हमें प्रिंटर से प्रिंट करवाने पेपर, तो वो कैसे करेगा? पहला स्टेप वो प्रिंट करने के लिए फाइल स्टेटमेंट देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा? प्रिंट के लिए प्रिंटर सर्वर पे डाल देगा, उस क्यू के अंदर जो हमारी क्यू नहीं होती प्रिंटर के अंदर, जो हमारे पेपर्स जैसे कि एक के बाद ही तो एक होते हैं, एक साथ तो दो होते नहीं है, तो पहले अगर क्यू अगर हमारी एम्प्टी है तो यहाँ पे आ गया ये। अब क्या करेगा? क्यू हमारा प्रिंटर देखेगा इसके अंदर, प्रिंटर को जाएगा, मतलब प्रिंटर के अंदर प्रिंटर देखेगा कि क्यू क्या खाली है, क्यू अगर खाली है, आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं, आगे कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको लेगा और प्रिंट कर देगा, और यहाँ से प्रिंटर पहले सर्वर को देगा, सर्वर हमारा कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर हमारा यूजर को देगा। तो इससे आपको समझ में आ गया, इसमें हमारी टाइम ऑर्डरिंग भी हो रही है कि मतलब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, इससे समझ में आ गया आपको। सो नेक्स्ट है हमारा स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम क्या होता है? शोज अ स्टेट मशीन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स, इसके अंदर हमारे स्टेट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और एक्टिविटी होती है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? डायनेमिक व्यू हो गया, ट्रांजेक्शन, स्टेट, इवेंट। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंटरफेस क्लासेस और कोलैबोरेशन एंड एम्फेसाइज द इवेंट ऑर्डर बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये क्या करता है? ये हमारा इंपॉर्टेंट किस में होता है कि मॉडलिंग के बिहेवियर के लिए। तो इंटरफेस कैसा होगा, क्लास कैसे, क्लास और कोलैबोरेशन कैसा रहेगा किसके अंदर? ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टेट चार्ट डायग्राम, जो कि हमारा क्या करता है? इंटरफेस ऑफ क्लासेस एंड कोलैबोरेशन इन ऑब्जेक्ट, ये एम्फेसाइज करता है, ठीक, ये मतलब बताता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है? एक्टिविटी डायग्राम आप मतलब इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी ये बताता है कि मतलब पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, दूसरी कौन सी एक्टिविटी हुई, ये बताता है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम। ये हमारे स्टेट चार्ट डायग्राम के टाइप्स हैं, मतलब आगे जो ये तीनों हैं, ठीक है। स्टेट चार्ट डायग्राम के हमारे 3 टाइप्स हैं, एक्टिविटी डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो हमारा स्टेट चार्ट तो ये बता देता है कि उनके अंदर बीच में रिलेशनशिप मतलब कोलैबोरेशन कैसा है। फिर हमारा एक्टिविटी डायग्राम क्या करता है? इट शो द फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के फ्लो को बताता है। अब जैसे कि आपने कभी अगर डेवलपमेंट किया है, वेब डेवलपमेंट, तो उसके अंदर हमारे एक फाइल बनती है HTML फाइल, ठीक है। एक हमारी index.html होती है और एक हमारी होती है CSS, style.css। सो देखो index.html सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूट होती है, तो हमारी ये पहली एग्जीक्यूट हो रही है, तो इस पे मतलब इसने पहली एक्टिविटी ये हो गई, ठीक है। उसके अंदर भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, लेकिन एग्जीक्यूट सबसे पहले कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। फिर ये लिंक करेगी इसके साथ और फिर ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है कि मतलब पहले कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हुई, फिर कौन सी फाइल। अब ऐसे आप प्रोग्राम में भी समझ सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर हमारे पहले क्या होगा? प्रोग्राम हमारा जो जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, उसमें यूजर से पहले हमें इनपुट लेना होगा, तो पहले हमने इनपुट लिया, ये हमारा एक एक्टिविटी हो गई। फिर हमने उस इनपुट को प्रोसेस किया, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। फिर हमारा जो भी मतलब यूजर ने अगर उसे एडिशन कराना है तो प्लस फंक्शन को चलाया, ये हमारी एक्टिविटी हो गई, एडिशन फंक्शन को। फिर उसने एक रिजल्ट दिया, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम की ऐसे ये शो करता है एक्टिविटीज। फिर है हमारा कंपोनेंट डायग्राम। अब हम कंपोनेंट को ऐसे देख सकते हैं, शो द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडेंसी अमंग अ सेट,
ये मतलब बिल्कुल सेम ही है कि मतलब एक तो हमें एक्टिविटीज बता दी एक ने, ठीक है, फिर हमारे जैसे कि अब अगर हम रिजल्ट और प्रोसेस को अगर हम एक कंपोनेंट में डाल दें तो हमारा एक कंपोनेंट बन गया, और वो हमारे उसके अंदर बीच में रिलेशनशिप वगैरह क्या है वो डिफाइन करना, वो होता है कंपोनेंट डायग्राम। डिपेंडेंसी अमंग द सेट, अब बीच में क्या डिपेंडेंसी है वो भी डिफाइन करना, ठीक है। फिर आता है हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर ना आपको ये बता के आना है जैसे कि हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, अब जब हम उसे डिप्लॉय करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम मतलब डिप्लॉय से रिलेटेड है, डिप्लॉय करते हैं ना जब हम प्रोजेक्ट को। शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रन टाइम प्रोसेस, जब हम उसे एग्जीक्यूट कर देते तो रन टाइम प्रोसेस में उसके नोट्स कैसे काम कर रहे हैं। नोट्स मैंने आपको बताया था ना, नोट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल थिंग्स होती हैं हमारी। नोट्स क्या करता है, और कंपोनेंट डेट लाइव ऑन देम। अब जो हमारे नोट्स और कंपोनेंट कैसे उस पर वर्क कर रहे हैं लाइव, मतलब कि जब हमने डिप्लॉय कर दिए तो लाइव कैसे वर्क कर रहे हैं वो हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम शो करता है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम एड्रेस द स्टैटिक डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ द आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, अब हमने बेसिक ब्लॉक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हो ये हमारे जो बेसिक ब्लॉक थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। बेसिक ब्लॉक थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। तो देखो ये सब आपको याद करने का कोशिश करनी है। अगर डायग्राम आप अगर बताने में एक दो भूल भी जाते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब जितने भी बता सको, जैसे कि 6 या 7 बता दो तो बहुत सही रहेगा। फिर है हमारा रूल्स ऑफ यूएमएल। रूल्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से याद करना है, काफ़ी छोटा ही है। देखो नेम्स सबसे पहले हमें डिफाइन करने होते हैं, किसके, थिंग्स के, रिलेशनशिप के और डायग्राम के नेम डिफाइन करने होते हैं। फिर हमें इन सब का क्या करना होता है, स्कोप डिफाइन करना होता है। फिर हमारी विजिबिलिटी, हाउ द नेम्स कैन बी सीन बाय और यूज बाय अदर्स। अब नेम्स हमें अदर दूसरे लोगों को कैसे दिखेंगे, या मतलब हमें सेम रखने हैं तो सेम कैसे दिखेंगे, मतलब विजिबल कैसे होंगे, बस हमें वो देखना है। फिर हमारी इंटीग्रिटी, वो कैसे मतलब कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंटली रहेंगे। हाउ थिंग्स प्रॉपरली एंड कॉन्सिस्टेंटली रिलेटेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से कहने कैसे रिलेटेड है, वो हमारी इंटीग्रिटी रखेगी। इंटीग्रिटी बताना पड़ेगा क्योंकि ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये हमारे सारे रूल्स हैं, ये पहले आपको मतलब फॉलो करने ही पड़ेंगे जब भी आप यूएमएल बना रहे हो। एग्जीक्यूशन, फिर एग्जीक्यूशन, व्हाट इज मीन टू बी रन और सिमुलेट इन द डायनेमिक प्रोग्राम, कैसे डायनेमिक मॉडल है ना, जब वो अगर डायनेमिक मॉडल है तो वो एग्जीक्यूट भी होगा, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो सब आपको बताना पड़ेगा। ये हमारे रूल्स हैं, मतलब आपको ये अच्छे से याद रखना, नेम, स्कोप, विजिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एग्जीक्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन मैकेनिज्म इन यूएमएल। तो मैकेनिज्म क्या होता है यूएमएल के अंदर। सो यूएमएल इज मेड सिंपलर बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 कॉमन मैकेनिज्म दैट अप्लाई कॉन्स्टिट्यूएंटली थ्रू आउट द लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 4 हमारे होते हैं मैकेनिज्म। पहला होता है स्पेसिफिकेशन, एडॉर्नमेंट, कॉमन डिवीजन एंड एक्सेसिबिलिटी मैकेनिज्म, और ये हमारे 3 तरह के होते हैं। काफ़ी इजीली वे में समझाता हूँ। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, टेक्सचुअल स्टेटमेंट ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, रूल्स और सिंटैक्स जो मॉडल्स के होते हैं वो हमारा होता है स्पेसिफिकेशन। फिर होता है एंडोर्नमेंट, ये क्या होता है, यूनिक और डायरेक्टेड ग्राफिकल नोटेशन, ठीक है। अब हमारी जो यूनिक और डायरेक्टेड ग्राफिकल नोटेशन होती हैं जो हमारी मॉडल्स के अंदर, वो हमारी एडॉर्नमेंट होती है, हमारे मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर कॉमन डिवीजन, जो भी हमारा, ये तो बहुत ईजी, ये जो हमारा जो मॉडल होता है वो उसके अंदर कॉमन डिवीजन होती है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फिर हमारा एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म, ये हमारे 3 तरह के होते हैं, मतलब कि आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो किसी भी चीज को। तो 3 तरह होते हैं। पहला होता है स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स मतलब होता है एक्सटेंड द वोकेबुलरी ऑफ द यूएमएल। अगर आपको वोकेबुलरी एक्सटेंड करनी है तो स्टीरियोटाइप यूज होता है। टैग्ड वैल्यू, एक्सटेंड द प्रॉपर्टीज ऑफ यूएमएल, यूएमएल की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करता है। फिर आता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या करता है, हमारे जो रूल्स हैं मतलब सिमेंटिक्स हैं, एक्सटेंड करता है सिमेंटिक्स को यूएमएल के। सो ये अब क्या करता है, ये ऐड करता है न्यू रूल को या मॉडिफाई करता है उन रूल्स को जो पहले से प्रेजेंट है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंस। फिर हम लास्ट टॉपिक देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। तो मैंने ये डिफरेंस पहले से लिख रखा है तो मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंस, तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है इस साल। तो देखो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच को, ठीक है, और ये क्या करती है, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये हमारी थोड़ी लेस सिक्योर होती है, ये थोड़ी हाई सिक्योर होती है, मतलब ज़्यादा हाई सिक्योर होती है, ठीक है। ये डील विद एल्गोरिथम और ये डील विद डेटा,
ठीक है। ये हमारे एल्गोरिथम में डिवाइडेड होती हैं, तो ये इसके अंदर डील करते हैं और ये डेटा के अंदर डील करती हैं। इट टेक वेरी लेस मेमोरी, ये हमारी बहुत कम मेमोरी लेती है और ये हमारी ज़्यादा मेमोरी लेती है एज कम्पेयर टू पॉप, मतलब कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देयर इज नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर, इसके अंदर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, सबके लिए जो डेटा होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। फिर है हमारा इट हैव अ एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, हमें किससे डेटा विजिबल करना है, किससे हाइड करना है, ये सब इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वी कांट परफॉर्म ओवरलोडिंग, इसके अंदर हम कोई भी ओवरलोडिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, इसके अंदर हम ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बस इसके अंदर लिख कर आना है, क्योंकि ये 4th और 5th यूनिट में हम समझेंगे व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, व्हाट इज मतलब उसके अंदर ओवरलोडिंग क्या होता है। इन पॉप डेटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल, इसके अंदर कोई भी डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, बस ये पॉइंट बढ़ाने की टेक्निक है, मतलब पहले ही बता चुके हैं। फिर इन ऊप्स डेटा हाइडिंग इज पॉसिबल थ्रू abstraction and encapsulation. So program is divided into small parts called function. अगर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस बनाते हैं बहुत सारे, तो उसके अंदर हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। फिर इसका एग्जांपल क्या हो गया, सी, फॉर्टन, कोलोब। सो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल। तो देखो आर्किटेक्चर ऑफ यूएमएल ये आ रखा था क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है अच्छे से, बिल्कुल मतलब आप यही लिखकर, अगर आप यही लिखकर आ जाओगे ना तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो देखो आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन रियल टाइम वर्ल्ड सिस्टम इज यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर, जब भी हमारा कोई सिस्टम होता है वो रियल मतलब कि वर्ल्ड में होता है, तो उसमें डिफरेंट यूजर वर्क करते हैं, तो सबका अपना अलग अलग व्यू होता है। जैसे कि यूजर कैन बी डेवलपर, अब हमारा यूजर डेवलपर भी हो सकता है जिसने उस सिस्टम को डिजाइन किया या फिर डेवलप कर रहा है, एक टेस्टर हो सकता है जो उसे टेस्ट कर रहा है, बिजनेस पीपल हो सकते हैं, और हमारे एनालिसिस हो सकते हैं। तो देखो एंड मैनी मोर। हैंस बिफोर डिजाइनिंग अ सिस्टम द आर्किटेक्चर इज मेड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन माइंड। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल में भी था कि मतलब हमें अलग अलग लेवल पे सिस्टम को डिजाइन करना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू विजुअलाइज द सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिफरेंट व्यूअर्स। The better we understand, the better, oh sorry ये बात 2 बार लिखा है, the better we understand we can build the system. So देखो UML plays an important role in defining different perspective. UML हमारा काफ़ी important role परफॉर्म करता है वहाँ पर कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम कैसे डिज़ाइन करें सिस्टम के लिए। तो हमारे देखो हमने मेनली 4 रखे हैं, ये जो इसके अंदर एक हमारा यूज केस व्यू होता है व्यू, ये देखो डिज़ाइन व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू, हम इन चारों को इसमें समझाने वाले हैं, ठीक है। और हमारा जो सेंटर में होता है, द सेंटर इज द यूज केस व्यू विच कनेक्टेड all these 4. A use case represent the functionality, ये हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है फंक्शनैलिटी को, किसे, मॉडल की। Hence other perspective are connected with use case, और सारे पर्सपेक्टिव किससे कनेक्टेड होते हैं, यूज केस से। सो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ठीक है, डायग्राम। तो देखो इसमें यहाँ पे आता है डिजाइन व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, प्रोसेस व्यू, और इन सबके बीच में क्या आएगा, यूज केस व्यू, जो कि सबको कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्या होता है, द डिजाइन व्यू ऑफ अ सिस्टम एनकम्पेस द क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन दैट फॉर्म द वोकैबुलरी ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। डिजाइन व्यू सिंपली मतलब कि क्लास, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन को परफॉर्म मतलब दिखाएगा, डेट फॉर्म द वोकेबलरी ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमारी क्या होगी, वोकेबलरी बन जाएगी किसी प्रॉब्लम की। पहले मतलब इस क्लास में जाएंगे, जैसे कि हमने कोई क्लास बना दी और उसको हमने सबसे पहले यूज कर रहे हैं, तो हम मतलब उससे हम बोल सकते हैं कि हम पहले ये वाली क्लास को यूज करेंगे, फिर हम ये वाली क्लास को यूज करेंगे। तो एक हमारा डिजाइन व्यू बन जाएगा कि मतलब डिजाइनर को पता होगा पहले हम ये वाली क्लास को यूज करना है, फिर उसे ये नहीं पता होगा कि मतलब वो क्लास बनी कैसे, उसे ये पता होगा कि वो डिजाइनर को ये पता होगा कि वो क्लास है, उसे ये नहीं पता उसे बनी कैसे वो। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस व्यू। द प्रोसेस व्यू ऑफ द सिस्टम एनकम्पेस द थ्रेड एंड प्रोसेस डेट फॉर्म द सिस्टम्स कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो प्रोसेस व्यू क्या करता है, थ्रेड्स यानी कि जो फ्लो चल रहा है डेटा का, वो जो फ्लो चल रहा है उसका सिस्टम का, वो कैसे चल रहा है, कि मतलब पहले ये वाला
कंपोनेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड, तो उसके अंदर बीच में थ्रेड्स होंगे, यानी कि फ्लो होगा कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो प्रोसेस व्यू कह सकते हैं हम उसे। अब जैसे कि हमारे पास 4 कंपोनेंट है, वो ऐसे है, एक कंपोनेंट ये है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ये है, और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ये है, और अगर ये पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तीसरा कंपोनेंट, तो ये फ्लो बता रहा है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक ये बन गया प्रोसेस व्यू, कि मतलब हम ये देख सकते हैं पहले हमारा ये वाला प्रोसेस हुआ, सेकंड हमारा ये वाला प्रोसेस हुआ, थर्ड हमारा ये प्रोसेस हुआ, तो ये हमारा बन गया प्रोसेस व्यू। नेक्स्ट होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू। डिफाइन द कंपोनेंट असेंबल टुगेदर। अब जितने भी कंपोनेंट है उन्हें साथ में असेंबल करेंगे टू कंप्लीट अ फिजिकल सिस्टम, फॉर कंप्लीटिंग द फिजिकल सिस्टम। UML कंपोनेंट डायग्राम इज यूज्ड टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव। अब जो हमारा UML कंपोनेंट डायग्राम होता है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, बीच में वो ये रखता है कि बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सब बताता है कंपोनेंट डायग्राम, तो वो हमारा सपोर्ट करता है, किसी इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है। फिर है हमारा डिप्लॉयमेंट व्यू। दिस इज एनकम्पास द नोड्स दैट फॉर्म द सिस्टम हार्डवेयर टोपोलॉजी ऑन विच द सिस्टम एग्जीक्यूट। अब डिप्लॉयमेंट व्यू हमारा रिलेटेड किससे, सिस्टम एग्जीक्यूशन से। जब हमारा एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या क्या वर्क कर रहा होता है रन टाइम पे। दिस व्यू primarily addresses the distribution, delivery and the installation of the part that make up the physical system। अब ये हमारा, ये आपको देखो ये कीवर्ड्स हैं, ये जो मैंने आपको ये सारा लिखा है ना, इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, आपको बस ये याद रखने हैं, और लिख कर आओगे ना तो इनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को एड्रेस करता है, एक डिलीवरी और इंस्टॉलेशन ऑफ द पार्ट दैट मेक अप द फिजिकल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारे चारों व्यू। और एक हमारा यूज केस व्यू होता है। यूज केस व्यू मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये हमारा यूज केस व्यू होता है। ठीक है, यूज केस व्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है इन सबको, और फंक्शनैलिटी क्या हो रही है सिस्टम के अंदर उसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 1 तो यहाँ तक हमारा ये सब कंप्लीट हो गया, और जल्दी ही मैं सेकंड यूनिट भी लाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, और टेलीग्राम उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कैसी वीडियो लगी आप बता देना कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।